फिजिक्स न्यूमेरिकल में आपको समस्या आती है और आप कमेंट्स में करके पूछते हो। मैंने देखा है 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन बैचेज में 90 नियर अबाउट मार्क्स मैंने दिलाए हैं बच्चों को। उसके बिहाफ पे मैं आपको इस चीज़ के बारे में सजेस्ट कर रहा हूँ। आप किसी भी चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। कहने का मतलब ये नहीं है कि अनइम्पोर्टेंट को पढ़ो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो 80% इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 60 से 70 डेरिवेशन हमने फिजिक्स के कर लिए, बस फिजिक्स हमारा हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होंगे आपसे। ठीक है। और अगर आप इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हो तो उन चीज़ों को छोड़ देते हो जो ज़रूरी होती है न्यूमेरिकल के लिए। और पहली बात ये भी है कि अगर आप डेरिवेशन इंपॉर्टेंट पढ़ते हो ना, उस डेरिवेशन को समझने से पहले उसके बैकग्राउंड में कुछ पढ़ना होता है, उसको रिलेट अगर आप कर लोगे तो डेरिवेशन भी अच्छा समझ में आएगा, न्यूमेरिकल भी अच्छे से होंगे। तो मेरा यही सजेशन है, आप कंप्लीट जो चैप्टर है एटम, इसका हमारा कंप्लीट वीडियो देखिए। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल चुटकियों में बनाओगे। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, जो न्यूमेरिकल आते हैं बिल्कुल चुटकियों में आप उड़ा दोगे, कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है ना। तो कंप्लीट इस चैप्टर को देखिए, और एटम वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं भाई, कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमने इससे पहले पढ़ाया था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने और उनके जो दो सहयोगी थे, स्टूडेंट भी आप मान सकते हो, उन्होंने उनके साथ प्रयोग किया था। ठीक है ना। प्रयोग किया था, अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। उन्होंने उसके आधार पर 4-5 उन्होंने परिकल्पना दी थी। कि अपनी क्या क्या परिकल्पना दी थी, यानी कि नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि जितनी भी अल्फा कण है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और परमाणु का नाभिक भी पॉजिटिव है, ये क्या है सीधी निकल जाती हैं। लेकिन कुछ में देखा होगा कि उसको जो थीटा एंगल पे है वो डाइवर्ट होता है। वो आपको अगर देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप पहले उसको देख सकते हो, अच्छे से समझ में आएगा जब ये। ठीक है ना। तो अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो बोर का परमाणु मॉडल वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोर के परमाणु मॉडल के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उस पर 95% न्यूमेरिकल बनते हैं हर साल पेपर और आपकी परीक्षाओं में। तो बिल्कुल आप बिल्कुल लिंक वाइज और स्टेप बाय स्टेप आप इनको पढ़ते चलिए। ठीक है। तो अल्फा कणों के प्रकरण के बाद आता है रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, यानी कि है तो वही सब कुछ ही है, लेकिन जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया था उनके आधार पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में क्या बताया था। ठीक है ना। तो एक हम सबसे पहले एक परमाणु की आकृति यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। परमाणु की आकृति यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। गोल गोल होता है परमाणु। ठीक है। परमाणु क्या होता है, एक धनावेशित गोला। ये बताया था किसने, थॉमसन ने बताया था। किसने बताया था ये बताया था थॉमसन ने। ठीक है। परमाणु धनावेशित गोला होता है और उसमें क्या होते हैं, जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज को अगर बीच गोलाई से बीच में से काटा जाए तो उसमें बीज देखते हैं आपको, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बताया था जे थॉमसन ने। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा बिल्कुल सारी हिस्ट्री को ही पलट के रख दिया। थॉमसन ने बताया तो था, लेकिन प्रोटॉन होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं, उसको बताया तो था, लेकिन उन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जगह के बारे में नहीं बताया, कहा ये कैसे होते हैं। ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में इनके बारे में, इन चीजों को क्लियर किया है, लेकिन कक्षाओं के बारे में वो भी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा था कि सभी कक्षाओं में वो घूम सकते हैं। ठीक है ना। ये उनकी कमियां थी, सभी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये कोई क्या है, एक गोलाकार कोई गोला है, परमाणु है। ठीक है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने रदरफोर्ड ने जो बताया था उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है, एक क्या होता है, गोलाकार, जिसकी त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या 10 की घात माइनस कितनी होती है, 15। 10 की घात कितनी होती है, माइनस की 15। ठीक है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। ये सभी क्या है, इनमें नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और इन्हें जो अभिकेंद्र बल मिलता है, उन्होंने बताया था वो अभिकेंद्र बल किससे मिलता है, वो इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण, इलेक्ट्रॉनों के और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो उसके द्वारा मिलता है। मैं अभी इसको एकदम प्रैक्टिकली अभी समझाने वाला हूं। ठीक है।
इसको समझने के पहले आपको पहले से आपको थोड़ा बचपन टाइप में जाना होगा, जो आप हिवाई घुमाते थे, या उसको हम कह सकते हैं कि आप रस्सी में कोई पत्थर बांध देते हैं और उसे क्या करते हैं हम, ऐसे करके क्या करते हैं हम उसको घुमाते हैं। पत्थर बांध देते हैं रस्सी में और उस पत्थर को क्या करते हैं हम, ऐसे करके क्या करते हैं उसको घुमाते हैं। तो पत्थर के और आपके जो हाथ के बीच में जो रस्सी होती है वो क्या होती है, वो उसमें खिंचाव महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है। उसी प्रकार अगर किसी व्रत में आप बिल्कुल गोलाकार अगर किसी ग्राउंड में लाइन खींच दिया, उस पर आपसे कह दें कि आप इसमें भागो, तो लेकिन आप छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही व्रत खींचें जिसमें आपसे भाग सको, लेकिन आप उस गोलाई में अच्छे से नहीं भाग पाओगे। उसके जैसे आप उसमें रन करोगे तो आपके ऊपर क्या है, एक बाहर की तरफ बल कार्य करेगा, बाहर की तरफ बल कार्य करेगा, और वो होता है अभिकेंद्र बल। लेकिन इन्होंने क्या बताया था कि वो जो अभिकेंद्र बल होता है वो मिलता कहां से है, कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, वो वहां से मिलता है। जैसे रस्सी होती है ना, वो रस्सी कहां से मिलती है, वो वहां से मिलती है। तो इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी कक्षाओं में घूम सकते हैं। सबसे पहले की बात करूं तो सबसे पहला जो उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर बताया था, क्या बताया था सबसे पहला इन्होंने, कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़ करके, और जो धनावेशित द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर, धनावेशित द्रव्यमान, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर समस्त धनावेश द्रव्यमान, जो ये नाभिक है और इसकी त्रिज्या कितनी है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी है, उन्होंने बताया था 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर उन्होंने इसको बताया था। यानी कि आप जानते हो ये वृत्त है, तो ये यहां से यहां तक का जो ये होता है इसे हम बोलते हैं आर। तो उन्होंने बताया कि नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर होती है, और जो परमाणु होता है उसके बारे में, परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसके बारे में थॉमसन जी ने बता दिया था। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घात -10 मीटर कोटि की उसकी त्रिज्या होती है। ये थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बता दिया था। ये बताया था रदरफोर्ड ने, ठीक है, ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने, और ये बताया था थॉमसन ने कि 10 की घात -10 मीटर की त्रिज्या होती है परमाणु की। तो इन्होंने नाभिक की खोज की थी, इसलिए इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है। तो आप यहां पर समझोगे कि आप सबसे पहला इन्होंने जो पॉइंट 1 दिया था, वो क्या दिया था, पॉइंट 1 में इन्होंने ये दिया था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन को छोड़कर तथा उनका धनावेशित द्रव्यमान एक 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या की जो त्रिज्या होती है उसके अंदर, मीटर त्रिज्या के एक गोले में या केंद्र में क्या होता है, उपस्थित होता है। और दूसरा इन्होंने बताया था, क्योंकि ये पहले परमाणु की जो त्रिज्या है इसके बारे में पहले बता दिया था थॉमसन। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ उसको यहाँ पर नोट कर दिया है आपको टाइम बचाने के लिए। मैं इनको याद कराऊंगा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल्फा कण प्रकीर्णनों के आधार पर, प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इसको ले दो, क्योंकि अल्फा कणों का प्रयोग किया था, वहीं से तो निष्कर्ष निकाले थे उन्होंने, ठीक है ना। तो इन्होंने फर्स्ट बात इन्होंने क्या कही, जो पहली बात इन्होंने क्या कही थी कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर तथा समस्त धनावेश, क्या, समस्त धनावेश, अब यहां थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या के एक सूक्ष्म गोलाकार भाग में रहता है। सूक्ष्म गोलाकार भाग में क्या रहता है, धनावेश और परमाणु का समस्त आवेश, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो कैसे याद करोगे, दोबारा एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। यहां पर देखिए, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान छोड़कर तथा समस्त धनावेश, फिर मैंने कहा यहां ब्रेक लेना, रुकना है थोड़ा सा, परमाणु के केंद्र पर, कहां, परमाणु के केंद्र पर 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार है, 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या। देखो ये है, ये 10 की घात -15 मीटर, ये क्या है, 10 की घात -15 मीटर, ये वाला बीच का वृत्त की, बहुत जानते हो ना त्रिज्या कैसे निकालेंगे ऐसे।
तो सूक्ष्म गोलाकार भाग में जिसे हम नाभिक कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बीच वाले को, इसको नाभिक, क्या बोलते हैं इसको, हम नाभिक बोलते हैं ना। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या लिखा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन 10 की घात माइनस 10 मीटर, कोटि 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 प्रणाम करते हैं ना, 10 की घात माइनस 10 मीटर कोटि के त्रिज्या वाले एक खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, नाभिक के चारों ओर वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, बिखरे रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश प्रोटॉन, या प्रोटॉन नहीं, इसको हम नाभिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, नाभिक। नाभिक के कुल धनावेश के क्या होगा, वो बराबर, क्या होगा, नाभिक के कुल धनावेश के बराबर। आपको ये जरूर याद रखना है, बिल्कुल ये हाईलाइट कर दिया मैंने इसको। थर्ड पॉइंट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में, जिसमें मन करे उसमें घूमो भाई, जिसमें मन करे, इन्होंने यही बताया था, यही तो इनकी कमी थी, जिसमें मन करे उसमें घूमो, तो विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूम सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक अभिकेंद्र बल है। यदि हम वृत्त पर घूमते हैं तो अभिकेंद्र बल चाहिए ना, जैसे हम वृत्त पर घूम रहे हैं तो बाहर की तरफ फोर्स करेगा, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, वो अभिकेंद्र बल मिलेगा नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से। इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है, जैसे रस्सी बांध के इस तरीके से घुमाएंगे हम, तो रस्सी क्या काम कर रही है, उस अभिकेंद्र बल को क्या कर रही है, उसको पत्थर को प्रदान कर रही है, जिससे उसमें क्या आ रही है, उसमें टेंशन यानी कि तनाव उत्पन्न हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल जो उस पर लग रहा है पत्थर पर, वो कहां से मिलता है, उसे रोकने के लिए वो मिलता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक होता है, तो दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण, वहां से उन्हें वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल मिलता है। ठीक है ना। तो अब इनकी कुछ बुराइयां हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब इनकी कमियां देख लेते हैं। आप इन्हें देख के डरना मत, क्योंकि ये नीचे मैंने इनके बारे में व्याख्या लिखी है। ठीक है ना। तो इनकी कमियां कौन कौन सी हैं, इनकी कमियां, ठीक है ना। परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, ठीक है ना, किसके संबंध में, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। ठीक है। तो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में इनकी जो कमियां थी वो क्या थी, कि इन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉनों में अभिकेंद्र त्वरण होता है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण होता है। ये बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम क्रीम है, आत्मा है, जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ये क्या है, खतरा। कहने का मतलब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे इसकी व्याख्या है, क्या है वो आप समझा सकते हो। ठीक है ना। तो वैद्युत गति विज्ञान के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन में त्वरण होता है तो इलेक्ट्रॉन एक तो आवेश होता ही होता है, खुद आवेश होता है, तो त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, क्योंकि त्वरित आवेश है। कौन सी विज्ञान कह रही है, कौन सी विज्ञान कह रही है, वैद्युत गति विज्ञान इसकी व्याख्या करती है कि त्वरित आवेशित जो कण होता है उसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है। उत्सर्जित करता है, जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो वो त्वरित, त्वरित का मतलब समझ सकते हो आप। जैसे अगर हम त्वरण की परिभाषा लिखें तो वेग परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो आप यहाँ पर देख सकते हो त्वरित आवेश, यानी कि जो त्वरण है उसमें क्या है, कभी स्पीड कम कभी स्पीड ज्यादा, इस तरीके से वो घूम रहा है, तो त्वरित आवेश हुआ वो। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जो त्वरित विज्ञान है वो क्या कह रही है, उन्होंने त्वरित विज्ञान क्या कह रही है, त्वरित विज्ञान ने ये बोला है कि आवेशित कण जो होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो अब हम बताएंगे इसी प्रकार, जब उन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हुए में अभिकेंद्र त्वरण होता है, तो जो त्वरित आवेश होता है नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से भी वैद्युत चुंबकीय तरंगें लगातार क्या होंगी, उत्सर्जित, क्योंकि वो भी तो एक आवेश है।
इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का ह्रास होने से उनके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या लगातार घटती जाएगी। बिल्कुल, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, कहाँ आएगा वो? नजदीक किसका आ जाएगा? नाभिक के, नाभिक में डूब जाएगा। वो फिर क्या करेगा? वृत्तीय मार्ग त्रिज्या लगातार घटती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार तो जो परमाणु है वो स्थायी नहीं रह पाएगा। तो इन्होंने ये बुराई इनके उसमें थी मॉडल में, ठीक है ना। तो इनकी दूसरी बुराई क्या थी, देखिए, रेखीय स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित होता है, इन्होंने बताया था। देखो कैसे, इन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन चाहे तो इस कक्षा में घूम ले, कक्षाएं होती है ना इलेक्ट्रॉन के, उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये नाभिक है, तो चाहे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमे, चाहे यहाँ घूमे, जहां मन करे उसका वहां घूमे। तो जो विज्ञान है वो विज्ञान फिर क्या कहती है इसके बारे में, कि उन्हें सभी संभव तरंग देते हैं कि वैद्युत चुंबकीय भी, चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करनी चाहिए। जब वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करेंगे तो इसका मतलब है इन तरंगों से क्या होगा, एक सतत स्पेक्ट्रम भी उत्सर्जित होना चाहिए। फिर परंतु प्रयोगों द्वारा परमाणुओं के स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, वो रेखीय होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, वो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, वो रेखीय। तो प्रयोगों द्वारा इसके बारे में पता लगा, आप पढ़ोगे हाइड्रोजन यानी कि बोर का स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, उसके बारे में पढ़ोगे। अर्थात उनमें से कुछ निश्चित आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित होनी चाहिए। रेखीय स्पेक्ट्रम होते हैं, उनमें से कुछ ही निश्चित आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे लगातार उसमें से उत्सर्जित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उत्सर्जित होनी चाहिए। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा, ये असफल रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये बिल्कुल आत्मा है, आपको बिल्कुल इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं। और फिर जब विज्ञान कहती है जब सब में घूम सकें, तो भैया वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेंगे ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इन चीजों को। अब फिर जब वो उत्सर्जित करेंगे तो सतत स्पेक्ट्रम, यानी कि कंटिन्यूस लगातार स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है कि ऐसा नहीं होता है। रियली में होता क्या है कि प्रयोगों जो परमाणु होते हैं उनसे सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, क्या प्राप्त, सॉरी, रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस तरीके से स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उनसे, अर्थात उनमें कुछ निश्चित आवृत्ति की तरंगें ही उत्सर्जित होती हैं, इसलिए तो रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित होते हैं उनमें से। तो ये सब चीजें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पढ़ोगे वहां अच्छे से ज्यादा समझ में आएंगी, उत्सर्जित होनी चाहिए। अतः ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी रदरफोर्ड का मॉडल क्या रहा, असफल रहा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ बताना है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।